नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। बंगाल और उड़ीसा में 2 नए रडार स्टेशन स्थापित किए जाएंगे जिन्हें कि अगस्त में तैनात किया जाएगा और इनका इस्तेमाल मैरीटाइम सर्विलांस के लिए किया जाएगा। हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल की एक तस्वीर सामने आई है जिसे कि सुखोई 30 MKI से फायर करता हुआ दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि 2022 में ये टेस्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। भारतीय तटरक्षक बल देश भर में मौजूदा 46 के अलावा 38 नए रडार स्टेशन स्थापित करेगा। इन रडार स्टेशनों में कैमरे और सेंसर्स भी होंगे जो कि 24 घंटे सातों दिन निगरानी करेंगे। फ्लीट सपोर्ट शिप का डिजाइन जिसके लिए भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ सौदा किया है वो पूरी तरीके से भारतीय है और इसमें अब तुर्की की फर्म की कोई भागीदारी नहीं है क्योंकि इसकी योजना पहले बनाई गई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय और HSL ने भारतीय फर्मों के साथ मिलकर ये फैसला किया। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 मिसाइल योजना जो है वो अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे कि रशिया और भारत ने मिलकर तैयार करना था, उसमें बाधाएं आ रही हैं क्योंकि अभी तक दोनों देशों ने इस अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली के विकास को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। हालांकि पिछले साल आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष के साथ बातचीत की थी और तब कयास लग रहे थे कि ब्रह्मोस 2 योजना जो है उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ब्रह्मोस 2 परियोजना भारत और रशिया दोनों के लिए एक रणनीतिक महत्व भी रखती है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक छलांग का प्रतिनिधित्व भी करती है और दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है। और 2022 में ही दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल राणे जी ने ब्रह्मोस 2 के ऊपर ये बात कही थी कि रूस की जो जिरकॉन मिसाइल के बराबर ये मिसाइल होगी, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो मैक 6 से थोड़ी कम होगी। और यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा गया था कि ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की तुलना में अधिक महंगी होगी जिसकी स्पीड मैक 3 है। ब्रह्मोस 2 के प्रमुख कंपोनेंट में से एक रूस की जिरकॉन मिसाइल से मिलने वाला स्क्रैमजेट मोटर है जो कि एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो बढ़ी हुई गति और गतिशीलता का वादा करती है, जबकि भारत इस तकनीक का फायदा उठाएगा। ब्रह्मोस 2 में स्वदेशी भारतीय प्रणालियों को भी शामिल किया जाएगा जो घरेलू स्तर पर उन्नत रक्षा क्षमताओं को विकसित करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और ये भी बात सामने आई है कि दोनों देश ब्रह्मोस 2 पर सहयोग करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यह परियोजना रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच स्थायी साझेदारी के लिए एक प्रमाण के रूप में भी काम करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के फ्लीट सपोर्ट शिप की पहली तस्वीर सामने आई है जो कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए तैयार की जा रही है। इस जहाज को विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और ये भारत के जहाज निर्माण उद्योग और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। फ्लीट सपोर्ट शिप बड़े और मल्टीपर्पस जहाज होते हैं जो समुद्र में भारतीय नौसेना के बेड़े को रसद सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा ये जहाजों में ईंधन बनने का काम भी करेंगे, साथ ही उनके मरम्मत का काम भी कर पाएंगे। और पहला जहाज 2026 में मिल सकता है और बाकी 4 की जो डिलीवरी है वो अगले कुछ वर्षों में हो जाएगी। फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक विकास है। ये जहाज भारतीय नौसेना को अपने घरेलू बंदरगाहों से लंबे समय तक अपने बेड़े को ऑपरेट करने की क्षमता देंगे। हिंद महासागर और उसके आगे भारत के हितों की रक्षा के लिए ये काफी आवश्यक होगा। फ्लीट सपोर्ट शिप का वजन 44,000 टन, लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, ड्राफ्ट 10 मीटर और 190 क्रू की क्षमता होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार दोस्तों, अमेरिका ने सभी अटकलों को दूर करते हुए भारत को करीबन $4 अरब के 31 पीरियटर ड्रोन देने के समझौते को मंजूरी दे दी है और साथ ही इस समझौते के तहत इससे जुड़े जो उपकरण और किलर मिसाइलें हैं वो भी अप्रूव की गई हैं। अमेरिकी संसद ने इसे फाइनली अप्रूव कर दिया है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि ड्रोन बिक्री से भारत चीन की ओर से आ रहे वर्तमान और भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने में काफी फायदा मिलेगा। यही नहीं, अमेरिकी सरकार ने आगे ये भी कहा कि इस ड्रोन के मिल जाने से भारत की जो मानव रहित निगरानी और जासूसी गश्त करना है वो और ज्यादा आसान और किफायती हो जाएगा। बता दें कि इस डील के तहत 178 AGM-114 हेलफायर मिसाइल, 310 GBU 39B लेजर गाइडेड बम, एडवांस एयरबॉर्न मल्टी मिशन सर्विलांस रडार, मैरीटाइम रडार और अन्य इक्विपमेंट्स भी इस डील का हिस्सा हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने मालदीव को एक बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। भारत की तरफ से जो आर्थिक सहायता मालदीव को दी जाती थी उसे 22% तक घटा दिया गया है। अब भारत अगले वित्त वर्ष में करीबन 600 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद ही मालदीव को देगा जो कि पहले के मुकाबले करीबन 170 करोड़ रुपए कम है। इसे देखते हुए जो मुइज़्ज़ू है वो पाकिस्तान के शरण में पहुंचे और पाकिस्तान खुद कटोरा लेकर दुनियादारी में घूम रहा है, लेकिन अपनी कॉलर ऊपर चढ़ाने के लिए पाकिस्तान का साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी हो वो मालदीव की सहायता करेगा। दोनों देशों के बीच टेलीफोनिक वार्ता भी हुई है। इसके अलावा दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार रशिया ने अपने AL-51F1 इंजन के सभी टेस्ट पूरे कर लिए हैं, जो कि एक शक्तिशाली इंजन है। कहा जा रहा है कि इसके सभी फ्लाइंग कलर्स के साथ टेस्ट किए गए हैं और इसका जो रोबस्ट ड्राई थ्रस्ट है वो 11,000 किलोग्राम का है और आफ्टर बर्नर के साथ 18,000 किलोग्राम का। इस अपडेट से SU-57 इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो मैक 2 हो जाएगी और साथ ही इसकी विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी इंफ्रारेड रेंज में। यूनाइटेड एविएशन कॉर्पोरेशन ने कहा कि SU-57 के लिए इन इंजनों की डिलीवरी जल्द ही होगी और ये जो लेटेस्ट AL-51F इंजन है ये गेम चेंजिंग इंजन होगा, जो कि SU-57 को पूरी तरीके से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लीग में शामिल कर देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना आप सब जानते हैं कि 97 और तेजस मार्क 1A का ऑर्डर देने पर काम कर रही है। हालांकि इसमें कोई बड़े डिजाइन चेंज नहीं होने वाले हैं, लेकिन HAL ने यहाँ पर एक प्रपोजल दिया है इसमें एक छोटे से अपग्रेड को करने के लिए। और ये जो अपग्रेड है उसके तहत जो वर्तमान के मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज हैं उन्हें अब सिंगल टच बेस्ड लार्ज एरिया डिस्प्ले में परिवर्तित करना है, जैसे कि ग्रिफिन फाइटर जेट्स में है। इससे तेजी से इंटरेक्शन सुनिश्चित होगा, कॉकपिट का लेआउट और आसान होगा, पायलट का जो वर्कलोड है वो भी कम होगा और बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी और इससे इंडियन एयरफोर्स को कई फायदे मिलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO और लार्सन एंड टूब्रो का विचार है कि अब वे कॉम्बैक्ट व्हीकल्स की जो फैमिली है उसे तैयार करेंगे और ये जोरावर लाइट टैंक के चेसिस पर आधारित होगा, जो कि जरूरी जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा, जिसमें कि ट्विन 30 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम, हाईली मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि वर्टिकल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस से भी इक्विप्ड होंगे। साथ ही इनमें एक इंजीनियर व्हीकल भी होगा जो कि ग्राउंड अनमैन्ड व्हीकल्स के साथ काम करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और मालदीव के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में मालदीव में जो भारतीय सैन्य कर्मी उपस्थित हैं उनको लेकर अब दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है और इस बातचीत को करने के लिए मालदीव का एक हाई लेवल डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा है, जिसमें कि सैन्य और राजनयिक दोनों प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रपति मोइजू पहले ही मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग कर चुके हैं और लगातार उनकी इस मांग के बाद एक कोर ग्रुप का उन्होंने गठन किया है। मालदीव की तरफ से पहले की मीटिंग में यह कहा गया था कि भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी फास्ट ट्रैक के माध्यम से हो, इसलिए मोइजू बार बार भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा उठा रहा है और भारतीय सेना के करीबन 77 जो पर्सनल्स है वो मालदीव में है और ये जो सैन्य कर्मी है दोस्तों वो वहाँ के लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर, एक विमान भी भारत ने उनको गिफ्ट दिया है, जिनका इस्तेमाल करके कई लोगों की जान भी बचाई गई है। इसीलिए ये जो मौजूदा सैनिक है वो मालदीव में इन विमानों और हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करते हैं। भारत का टारगेट है अगले 3 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, जहां ड्रैगन दोस्तों अपने BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरी दुनिया में अपने कदम जमा रहा है और आप सब जानते हैं कि भारत इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत अब BRI का जवाब अपने IMEC से देगा, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे लेकर सरकार का एक बड़ा प्लान भी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर एक बातचीत कही है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये एक गेम चेंजर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार का फोकस इस पर काफी ज्यादा है। इसके जरिए भारत को सड़कों के नेटवर्क से पश्चिमी एशिया और यूरोप तक जोड़ने का एक महा प्लान है और IMEC में करीबन 13 देश शामिल हैं, जिसमें कि खुद भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और हंगरी। इस IMEC को चीन के BRI का जवाब माना जाता है। इस कॉरिडोर से कई फायदे मिलेंगे, जैसे कि व्यापार और निवेश भी बढ़ेगा, क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूती मिलेगी, बुनियादी ढांचे बनेंगे, रोजगार के मौके मिलेंगे, लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। साथ ही भारत को यूरोप और मध्य पूर्व के बाजारों तक एक बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ मार्शल AP सिंह ने एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान राफेल फाइटर जेट पहली बार माइका मिसाइल को फायर करेगा, वहीं LCA तेजस R-73 मिसाइलों को फायर करेगा और इस एक्सरसाइज में कई स्वदेशी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज में मेघ, मेराज, सुखोई, तेजस और जागवार जैसे फाइटर जेट्स हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रचंड, ध्रुव, रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल होगा। यह एक्सरसाइज दोस्तों हर 3 साल में होती है। इस युद्धाभ्यास में 77 फाइटर जेट्स, 41 हेलीकॉप्टर्स, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 3 तरीके के सरफेस टू एयर मिसाइलें होंगी। इसके अलावा दोस्तों मानव रहित हवाई वाहनों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। So very first time of course रफाल इज वेरी फर्स्ट टाइम। ये जहाज पहले हमारे पास नहीं था। प्रचंड फर्स्ट टाइम, जहाज हमारे पास पहले नहीं था। रुद्रा ने पहले पार्टिसिपेट करा हुआ है, लेकिन रुद्रा इस बारी 2 वेपन फायर करेगा, पहले 1 करा हुआ है उसने। उसके अलावा C-17 से ड्रॉप पहली बारी होगा। पहले IL-76 से ये ड्रॉप करे हुए हैं, जो हैवी ड्रॉप हमने करे हैं।
Apaches will be taking part for the first time. Am I right? Yes. I think these are the aircraft that I can think of. Surface to air weapons में एक समर भी पहली बारी होगा और हमारा SRLM that is short range loitering munition वो भी पहली बारी होगा इस बारी. इसके अलावा कुछ रडार्स हैं जो पिछली बारी डिप्लॉयड नहीं थे, वो इस बारी डिप्लॉय होंगे, बट वो एक्सरसाइज में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ये मैं ये नहीं कहूँगा ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज है. ये वायुसेना का एक रेगुलर एक्सरसाइज है जिसमें हम ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो वेपन डिलीवरी एंड एक्यूरेट डिलीवरी उस पर करते हैं. ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, ये कहना गलत होगा, बट मैसेज तो कोई ऐसा नहीं है. मैसेज सिर्फ यही है कि ये हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, लाइक इसमें आर्मी ज्वाइन हो रही है बिकॉज उनके एसेट्स यहाँ पे लाए जा सकते हैं. जो एक्सरसाइज हम अगर हम क्लोज टू सी करेंगे कभी तो उसमें नेवी के एसेट्स भी ज्वाइन होंगे. तो किस तरह हम कोऑर्डिनेटेड मैनर में सेना के विभिन्न अंग और वायुसेना के विभिन्न अंग भी उसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं. सो जब आप मिसाइल की बात करें तो आप एयर टू एयर मिसाइल की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से. सो एयर टू एयर मिसाइल जो हम फायर कर रहे हैं, वन इज दी फ्रेंच ओरिजिन मीका हम फायर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म रफाल से, एंड R-73 कर रहे हैं फ्रॉम तेजस. आई आंसर योर क्वेश्चन. अच्छा, ओके, यू नो नॉट एयर टू ग्राउंड, वी आर फायरिंग फ्रॉम सरफेस टू एयर. जैसे सर ने बोला, एक समर वेपन है उसको हम फायर कर रहे हैं, एक आकाश है सरफेस टू एयर वो फायर कर रहे हैं. ओके, ये सरफेस टू एयर वेपन जो है वो हमारा एक टारगेट मीट बोलते हैं इसको, मैन्यूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसके अंदर एक छोटा सा जहाज है जो जिसके अंदर लेंस फिट होता है, जिससे वो रडार में अपना सिग्नेचर सफिशिएंट देता है कि उस पर हम मिसाइल फायर कर सकें. और उस पर हम कुछ फ्लेयर्स लगाते हैं ताकि उसमें हीट सिग्नेचर आ जाए लाइक एग्जॉस्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, सो दैट उस पर भी हम हीट सीकिंग मिसाइल फायर कर सकें. तो जो समर है वो हीट सीकिंग मिसाइल है, और उसमें मतलब जो मिसाइल फायर होगी वो R-73 क्लास की हीट सीकिंग मिसाइल होगी. और जो आकाश है वो रडार गाइडेड मिसाइल है. तो वो टारगेट जो है वो दोनों के लिए काम आ सकता है. समर के लिए हमारे पास एक और टारगेट होता है जिसे हम फ्लेयर बोलते हैं, जिसे हम हवा से गिराते हैं. उसमें वो आग जैसे फ्लेयर जलती है वो जलती रहेगी ताकि उसका हीट सोर्स रहे. तो समर हम उस पर भी फायर कर सकते हैं. वो हम चाहते हैं कि हम हर तरीके का टाइप ऑफ टारगेट भी शोकेस करें. तो एक मिसाइल हम उस फ्लेयर ड्रॉप करके उस पर फायर करेंगे और एक हम एरियल टारगेट पे फायर करेंगे. एयर टू एयर मिसाइल्स वो एरियल टारगेट पे ही फायर होंगे. नोटैम्स इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि नोटैम्स टाइम पे टाइम ऑलरेडी इशू हो चुके हैं इसके लिए, बिकॉज हमारी जो है कल से प्रैक्टिस शुरू हो रही है उस एरिया में. एंड नोटैम के साथ साथ हमें आर्मी से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, बिकॉज हम उनकी रेंजेस के ऊपर से भी ओवरफ्लाई करते हैं इसके ऊपर. उनकी रेंजेस का भी टाइम हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वरना आर्टिशल्स का और एयरक्राफ्ट का डोमेन हमारा स्पेस एक ही होता है. एंड नोटैम के जरिए हमारे पड़ोसी देशों को ऑब्वियसली पता चल जाता है कि हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात. तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स. वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं. मिलता हूं नए वीडियो के साथ. चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम.